मेरा नाम सिमरन है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैंने नफरत की आग में मैंने अपनी बेटी की शादी एक भिखारी से करवा दी। शादी के बाद जब मेरी बेटी मुझसे मिलने आई तो वह बहुत सारे पैसे अपने साथ लेकर आई। ऐसा एक बार नहीं बल्कि हर बार होता। इतने सारे पैसे उसके पास कहाँ से आते हैं? यह जानने के लिए मैं एक बार बिना बताए अपनी बेटी से मिलने उसके घर पहुँची तो मेरी रूह कांप गई। मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत महिला समझती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह मेरी गलतफहमी है। मैं अनिल से बहुत प्यार करती थी और अनिल भी मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरी पढ़ाई पूरी होते ही अनिल के घर वाले हमारे घर रिश्ता लेकर आए थे। मेरा परिवार भी हमारी शादी के लिए राजी हो गया और कुछ दिनों बाद ही मेरी शादी अनिल से हो गई। अनिल एक बिजनेसमैन थे। उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। शादी के 1 साल बाद मैंने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। घर में छोटे बच्चे के आने के बाद मेरी सारी खुशियाँ मुझे मिल गई थी, लेकिन अनिल चाहते थे कि बच्चा अकेला ना रहे, उसके साथ कोई घर पर खेलने कूदने वाला हो जो उसे कंपनी दे सके। ठीक 2 साल बाद फिर मैंने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन अनिल फिर भी नहीं माने और 1 साल बाद वापस में प्रेग्नेंट हो गई। इस बार प्रेगनेंसी के समय मेरी तबीयत खराब रहने पर डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट करने के लिए कहा था। ससुराल में मेरे पति भी अकेले थे, इसलिए मेरी माँ ने मेरा ख्याल रखने के लिए मेरे पास मेरी छोटी बहन रागिनी को भेज दिया था। रागिनी के आने से मुझे बहुत ही आराम मिल चुका था। वह घर के साथ साथ बच्चों को भी संभाल लेती थी और अनिल से तो रागिनी की बहुत अच्छी बनती थी। आखिर एकलौती साली जो थी। रागिनी के आने के बाद मैं, अनिल और रागिनी रात रात भर जगकर बिल्कुल वैसे ही हंसी मजाक किया करते थे जैसे शादी से पहले मैं और रागिनी अपने घर में किया करते थे। रागिनी छोटी बहन थी, उसमें मेरी जान बसती थी। कुछ ही समय बाद मैंने फिर एक बेटी को जन्म दिया। मेरी बेटी के आने के बाद भी रागिनी हमारी आदत बन चुकी थी क्योंकि मेरे बच्चों थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि अनिल और रागिनी को भी एक दूसरे की आदत हो गई थी। तभी तो यहाँ से जाने के बाद रागिनी ने अनिल की ऑफिस ज्वाइन कर ली, जहाँ अनिल और रागिनी का काम प्यार में बदल गया। जब ये सब मुझे मालूम पड़ा तब मैं बहुत दुखी और परेशान हो गई। मैं उन दोनों को अपने 3 बच्चों का वास्ता देकर रोती रही, लेकिन दोनों अलग होने के लिए नहीं माने। मेरे माँ पापा ने भी रागिनी और अनिल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों ने शायद अपनी हदें पहले ही पार कर दी थी, जिस वजह से वे अब किसी की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। लाख समझाने के बाद भी अनिल ने रागिनी से शादी कर ली और वह मेरी सौतन बनकर घर में आ गई। मैंने दिल पर पत्थर रखकर मेरी बहन, जो कभी मेरी जान हुआ करती थी, वह आज सौतन बनकर मुझे कांटे की तरह चुभ रही थी, क्योंकि उसके आने के बाद मेरी जिंदगी में भूचाल आ गया था। मैं अपने मासूम से बच्चों का मुंह देखकर अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। हमारा घर बड़ा था, इसलिए जगह की कोई ज्यादा समस्या नहीं थी। सबसे पहले रागिनी ने मेरा और अनिल का बेडरूम मुझसे छीन लिया, जहां इतने सालों की मेरी और अनिल की यादें जुड़ी हुई थी। बच्चों को लेकर मैं घर के एक छोटे से कमरे में चली गई और हम ज्यादातर बच्चों के साथ अपने कमरे में ही रह रहे थे। एक दिन अनिल और रागिनी हनीमून मनाने चले गए। वे 20 दिनों के बाद हनीमून से लौटे थे। इस दौरान मुझे घर का सारा काम भी अकेले ही करना पड़ता था। शादी के बाद अनिल को मेरी और मेरे बच्चों की जरूरतों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा था। अब उसे कुछ दिखता ही नहीं था। अब उसके लिए रागिनी ही सब कुछ थी। वे दोनों ऑफिस से साथ ही आते थे और आते ही उनके बेडरूम में चले जाते थे और वही बहुत बहुत देर तक रोमांस किया करते थे। रागिनी खूबसूरत तो थी ही और चालाक भी थी। अनिल पूरे दिन रागिनी के साथ ही रहते, लेकिन उन्हें मुझसे और मेरे बच्चों से अब कोई मतलब ही नहीं था। रागिनी घर का कोई काम नहीं करती क्योंकि वह तो अनिल के साथ सुबह ही ऑफिस चली जाती और अनिल के साथ ही वापस आती थी। इसलिए उसे कह रखा था कि तुम घर का कोई भी काम मत करना वरना थक जाओगी।
और घर के सारे कामों की जिम्मेदारी मुझ पर ही डाल दी थी। मैं ऐसी जिंदगी जीना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे मासूम बच्चों के लिए मैं सारी बातें मानती चली गई। मुझे कभी कभी रागिनी के मेरी डिलीवरी के टाइम बुलवाने पर पछतावा भी होता था, पर अब क्या कर सकती हूँ। मैं सारे दिन घर के काम करती, सबका नाश्ता और खाना बनाती, सबके कपड़े धोना, घर की सफाई, ऊपर से अपने बच्चों को संभालना, और इसके साथ साथ चुपचाप अनिल और रागिनी की इश्कबाजियां भी देखनी पड़ रही थी। वे वासना में इतने अंधे हो चुके थे कि कहीं भी मेरे बच्चों के सामने ही रोमांस करने लग जाते। सब कुछ देखते हुए भी मैं दिल पर पत्थर रखकर पूरा दिन घर के काम करती रहती थी। वे रागिनी को दूसरे घर में रखते तो शायद मुझे इतना दुख ना भी होता, लेकिन उन्होंने तो उसे मेरी छाती पर ही लाकर बिठा दिया था। एक दिन पता चला कि अनिल और रागिनी नए घर में शिफ्ट हो गए। उनका दूसरे घर जाना तो मेरे लिए और भी मुसीबत बन गया था, क्योंकि वे इसी घर में रहते तो कम से कम घर में खाने पीने का राशन तो आता था। अब अनिल को इस घर की कोई परवाह ही नहीं थी। अब मैंने मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया, जिससे मेरा घर चल सके, और ट्यूशन से जो भी पैसा आता था उससे मेरी बहुत ही कम जरूरतें पूरी होती थी। कुछ दिनों बाद पता चला कि अनिल की कंपनी कर्ज में डूब गई और बंद हो गई। उसी समय रागिनी ने एक बेटी को जन्म दिया। दोनों की नौकरी जा चुकी थी और खर्चे बढ़ चुके थे, इसलिए मजबूरी में अनिल ने जो किराए पर मकान लिया था उसे छोड़कर वे दोनों वापस पुराने घर में यानी हमारे साथ रहने लगे। अब वह नई कंपनी में काम करने लगा, लेकिन वहाँ उसकी सैलरी बहुत कम थी। उसकी पूरी सैलरी तो रागिनी और उसकी बेटी पर ही खर्च हो जाती थी। मैं तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना और बच्चों का खर्चा चलाती थी। अनिल अपनी सैलरी से सिर्फ घर का राशन पानी लाते थे। वही रागिनी से ये सब परेशानियां नहीं झेली गई। धीरे धीरे उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। जब खर्चे बढ़ने लगे और आमदनी कम हो गई तो उसने किचन में ताला लगा दिया। मैंने जब रागिनी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह कहने लगी कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तुम्हारे बच्चे किचन में से हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और फालतू के खर्चे बढ़ा रहे हैं। अनिल बैठे बैठे यह सब कुछ देख रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला और कहने लगे कि हाँ, रागिनी ठीक ही तो कह रही है। अब आमदनी कम है तो सोच समझकर खर्च करना पड़ेगा। मैंने कहा कि मैं तो खुद पैसे कमाती हूँ और अपने बच्चों का खर्च चलाती हूँ, लेकिन फिजूल खर्च तो रागिनी करती है। लेकिन दिन बीतते गए और मेरी तकलीफ और बढ़ती गई। मैंने मेरे मासूम बच्चों को प्राइवेट स्कूल से हटवाकर सरकारी स्कूल में डलवा दिया और रागिनी ने अपनी बेटी सुप्रिया का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करा दिया। अनिल हमेशा रागिनी की ही मदद करते थे। कोई भी त्योहार आता तो सुप्रिया के लिए नया ड्रेस, चप्पल सब कुछ आता था, लेकिन मेरे बच्चों के लिए मेरी खुद ही कपड़े बनाती थी। मेरे बच्चे कभी कभी मुझसे शिकायत करते कि मम्मी सुप्रिया और उसकी माँ तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, फिर हम ही क्यों अच्छे कपड़े नहीं पहनते। तब मैं डांट कर उनको चुप करा देती थी, क्योंकि उनके सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। मेरे बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मैं ट्यूशन के साथ साथ मैं घर बैठे सिलाई का काम भी करने लगी थी और बचे हुए कपड़ों से मेरे बच्चों के कपड़े बना लिया करती थी। इस तरह मैं पूरी कोशिश करती थी कि ज्यादा से ज्यादा उनकी जरूरतें पूरी कर सकूं। मेरी बेटी संजना धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और अपने बाप का ऐसा बर्ताव देखकर वह अनिल से नफरत करने लगी थी। एक दिन अनिल और रागिनी डॉक्टर के पास जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और सब कुछ खत्म हो गया। उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। मैं घर पर खाना बना रही थी, तभी बाहर एम्बुलेंस की आवाज सुनकर मैं बहुत घबरा गई थी। एम्बुलेंस हमारे ही दरवाजे पर खड़ी थी और दोनों की लाश मेरे सामने पड़ी थी। वैसे तो पिछले कुछ सालों से मैं जो जिंदगी जी रही थी, इस हादसे से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, क्योंकि रागिनी के आने के बाद अनिल मुझसे और बच्चों से दूर हो चुके थे। वे हर वक्त रागिनी के आगे पीछे घूमते रहते, उसके सारे नखरे झेलते
और मुझे और बच्चों को तो हमेशा इग्नोर ही करते थे, लेकिन फिर भी वह दोनों ही मेरे लिए कभी मेरी जान हुआ करते थे। मैंने अपने पति और बहन जो अब मेरी सौतन थी, दोनों को ही खो दिया था, पर धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला। मैं उनसे मिले धोखे के बारे में सोचती तब उनके जाने का ज्यादा दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका हमारे लिए बर्ताव ने मुझे एकदम पत्थर बना दिया। लेकिन हाँ, जब भी मैं सुप्रिया को देखती तो थोड़ा दुख होता कि बिन माँ की बच्ची अकेली रह गई थी। पहले में ही सारे घर मालकिन थी, लेकिन रागिनी के आने के बाद तो मेरी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी जैसी हो गई थी। अब मैंने घर पर ही कोचिंग खोली और सिलाई सेंटर भी डाल दिया। भगवान की कृपा हुई और मेरे दोनों ही काम खूब सफल हुए। घर में पैसे आने लगे तो मैंने अपने बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा दिया और साथ ही सुप्रिया का एडमिशन भी प्राइवेट स्कूल में ही रहने दिया, क्योंकि मैं उसकी देखभाल और उसकी पढ़ाई लिखाई मेरे बच्चों के बराबर ही करती थी। लेकिन फिर भी पुरानी जिंदगी की छाप मेरे दिमाग पर अभी भी थी। मैं सुप्रिया से अभी भी नफरत करती थी। वह हर वक्त उदास रहती और हर वक्त मम्मी मम्मी कहते मेरे पीछे घूमती रहती थी। लेकिन सुप्रिया देखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी, बिल्कुल रागिनी की तरह। इसलिए जो भी रिश्ता मेरी बेटी के लिए आता उन्हें सुप्रिया ही पसंद आ जाती थी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कुछ लोग मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे और दरवाजा सुप्रिया ने खोला। उसके बाद फिर सुप्रिया उनके सामने नहीं आई और सारा काम में और मेरी बेटी ही देख रहे थे। मैं तो चाहती थी कि यह रिश्ता जल्द से जल्द पक्का हो जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छे और बड़े घर से रिश्ता आया था। अगर यह रिश्ता हो जाता तो मेरी बेटी मजे करती। चाय नाश्ते के बाद उन्होंने पूछा, जिस लड़की ने दरवाजा खोला था क्या वह भी आपकी बेटी है? मैं एकदम से डर गई। मुझे लगा कहीं सुप्रिया ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, इसलिए मैंने उनसे कहा, हाँ मेरी ही बेटी है। उसने आपके साथ कुछ बदतमीजी की है क्या? तब वह बोले, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वह तो बहुत ही प्यारी बच्ची है। असल बात यह है कि हमें आपकी उसी बेटी का हाथ चाहिए। उन लोगों की बात सुनकर मेरा तो दिमाग ही घूम गया और गुस्से के मारे मैं अंदर ही अंदर खोलने लगी थी। मैं किचन में आ गई और अपना गुस्सा बर्तनों पर निकाल रही थी। मेरा मन कर रहा था कि आज सुप्रिया को मार मार कर उसका कचूमर बना दूं, लेकिन अब तो मैं वह भी नहीं कर सकती थी। बचपन की बात और थी, लेकिन अब सुप्रिया बड़ी हो चुकी थी। अब बदले में वह मुझ पर हाथ उठा देती तो मेरी क्या इज्जत रह जाती, यही सोचकर मैं मजबूर हो जाती थी। हालांकि वह अभी भी मुझसे बहुत डरती थी और मैंने उसे पूरी तरह से काबू में कर रखा था। शाम तक मैंने उन लोगों को कहा कि हमारी रिश्तेदारी में एक मौत हो गई थी, इसलिए मैं आपको फोन नहीं कर सकी। बात यह है कि हम उसका रिश्ता पहले ही तय कर चुके हैं, इसलिए सुप्रिया का रिश्ता आपके बेटे के साथ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहे तो मेरी बेटी से रिश्ता तय कर सकती है। मेरी बात सुनकर लड़के की माँ ने कहा, माफ करना बहन जी, हमें तो सुप्रिया ही पसंद आई थी। अगर आप उसका रिश्ता नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम कोई और लड़की देख लेंगे। यह बात सुनकर मेरे अंदर आग लग गई थी और गुस्से से मैंने फोन रख दिया। मुझे सुप्रिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पहले उसकी माँ ने मेरा हक छीनने की कोशिश की और अब सुप्रिया मेरी बेटी का हक छीन रही थी। अब तो मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी का हक सुप्रिया को लेने नहीं दूंगी। जो मेरी बेटी का है वह मेरी बेटी को ही मिलेगा। मन ही मन में ऐसा कुछ सोचते हुए मैंने फैसला किया कि सबसे पहले मैं सुप्रिया की ही शादी कर दूंगी, क्योंकि जब तक सुप्रिया की शादी नहीं होती तब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो सकती थी। इसलिए मैंने सुप्रिया के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए थे। एक से बढ़कर एक रिश्ते आने लगे थे। मैं उसकी शादी किसी अच्छे घर में नहीं करना चाहती थी और बरसों से मेरे दिल में जो गुस्सा भरा हुआ था उसे निकालना चाहती थी। मैं उससे बदला लेना चाहती थी। मैं आने वाले हर अच्छे रिश्ते को मना कर देती थी, लेकिन अगला रिश्ता उससे भी बढ़कर आता था। मैं उसका रिश्ता ऐसी जगह करना चाहती थी जहां उसे सिर्फ दुख ही दुख मिले।
लेकिन अभी तक ऐसा कोई रिश्ता मुझे नहीं मिला था। मैं बाजार जा रही थी, तब मैं अचानक साइकिल से टकरा गई तो साइकिल वाला जल्दी से साइकिल से उतरकर और मुझे उठाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो उनसे बचने के लिए मैं तेजी से भाग रहा था, इसलिए मैं आपको देख नहीं पाया। मैंने हैरत से उसे देखा तो वह अच्छी कद काठी का लड़का था, लेकिन कुछ घबराया हुआ था। मैंने उससे पूछा, कौन लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? तो कहने लगा, मैंने इनसे पैसे उधार लिए थे और कुछ उधार बाकी रह गया है, बस वही उधार वसूलने के लिए कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मेरे दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया कि इससे अच्छा रिश्ता तो सुप्रिया के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। मैं उसे साइड में ले गई और उससे पूछा कि क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? तो मेरी बात सुनकर वो खुश हो गया और उसने तुरंत हाँ कर दी। मैं तुरंत ही उसे अपने साथ घर ले आई और उसी वक्त पंडित जी को बुलाकर सुप्रिया के साथ उसकी शादी करवा दी। सुप्रिया बहुत दुखी होकर रोने लगी। वह मुझसे रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन मैं अपनी नफरत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मुझे उसका रोना धोना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शादी होते ही मैंने उसी वक्त उसे घर के कपड़ों में ही विदा कर दिया और वह रोती हुई घर से विदा हो गई। मेरी बेटी ने सुप्रिया की अचानक शादी करने की वजह पूछी तो मैंने उससे कहा, अगर सुप्रिया की शादी नहीं करती तो तुम्हारी भी शादी नहीं होती। मेरी बेटी मेरी बात सुनकर शांत हो गई थी। अब मुझे उसकी शादी की चिंता हो रही थी, इसलिए मैं उसके लिए रिश्ते ढूंढने लगी थी। सुप्रिया की शादी को पूरे 8 महीने हो चुके थे और इन 8 महीनों में सुप्रिया एक बार भी हमारे घर नहीं आई थी। मुझे उसकी थोड़ी फिक्र भी होने लगी थी। पता नहीं सुप्रिया कैसी होगी और वह एक बार भी हमसे मिलने क्यों नहीं आई। फिर एक दिन अचानक वह घर आ गई और आते ही वह मुझसे गले मिली और उसने बहुत सारे पैसे मुझे दिए और ये सब देखकर मैं हैरान हो गई कि यह सब क्या था और सुप्रिया के पास इतने सारे पैसे कहां से आए होंगे। दिमाग पर जोर लगाते हुए मैंने सोचा, जो भी हो मेरी बेटी की शादी का कुछ उधार अभी भी बाकी था जो अब चुका दूंगी। एक हफ्ते बाद फिर सुप्रिया मिलने आई और बहुत सारे पैसे मेरे हाथों में रख दिए। तब मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि इसके पास इतने पैसे आते कहां से हैं। मुझे उससे नफरत होने लगी। इस लड़की की किस्मत कितनी अच्छी है कि जहां भी जाती है उसकी किस्मत खुल जाती है। अगली बार जब सुप्रिया मुझसे मिलने आई तब उसका पति भी साथ में आया था। वह मेरी छोटी बेटी लिए अपने छोटे भाई का रिश्ता लेकर आया था। मैंने भी लालच में आकर हाँ कर दी, यह सोचकर कि ये कितने पैसे वाले लोग हैं। मेरी बेटी राज करेगी जैसे सुप्रिया करती है। सुप्रिया ने मुझे अंदर कमरे में ले जाकर बहुत मना किया कि यह रिश्ता ना करें, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। मुझे लगा शायद सुप्रिया से मेरी बेटी का सुख देखा नहीं जा रहा और वह नहीं चाहती कि उसकी तरह मेरी बेटी भी ऐश करे। मैंने तुरंत ही बाहर आकर सुप्रिया के पति को रिश्ते के लिए हाँ कर दी और कहा कि अगले हफ्ते ही शादी है, और वह मान गया। जाते जाते भी सुप्रिया कई बार इशारों से इस रिश्ते के लिए मना कर रही थी, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और अपनी छोटी बेटी की शादी सुप्रिया के देवर से करा दी। मैंने सुप्रिया को बुलाकर उससे कहा, मेरी बेटी का ध्यान रखना। वह हल्के से मुस्कुरा दी और कहने लगी कि जितना हो सकेगा मैं आपकी बेटी का ध्यान रखूंगी, क्योंकि जब ध्यान रखने का वक्त था तब तो आपने मेरी एक नहीं सुनी। मेरी बेटी भी विदा होकर अपनी ससुराल चली गई। मेरी बेटी की शादी को पूरे 2 महीने हो चुके थे, लेकिन 2 महीनों में मेरी बेटी एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई थी। मेरा दिल बेचैन होने लगा तो मैंने सोचा कि क्यों ना खुद ही जाकर अपनी बेटी से मिल लूं। जब मैं अपनी बेटी से मिलने उसके घर पहुंची तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा और पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब मुझे समझ आ रहा था कि सुप्रिया मुझे शादी कराने से मना क्यों कर रही थी। लालच में आकर मैंने अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। जब मैं अपनी बेटी के घर पहुंची तो मेरी बेटी भिखारीन वाले फटे कपड़े पहने हुए दिख रही थी। एक बड़ा सा कटोरा उसके हाथ में था। मैं घर के बाहर खड़ी थी।
मुझे देखते ही वह दौड़कर मेरे गले लग गई और बोली, मम्मी आपने मुझे कहाँ नर्क में भेज दिया। मेरे पति मुझे बहुत मारते पीटते हैं और मुझसे भीख मंगवाते हैं। यह सब सुनकर तो मैं कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी कि तभी सुप्रिया उससे भी खराब हालत में बाहर निकली। मैंने उससे मिलते हुए कहा कि मुझे पहले यह सब क्यों नहीं बताया, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। सुप्रिया बोली, मैंने आपको बताने की कोशिश की थी लेकिन मैं आपको खुलकर नहीं बता सकती थी। हर वक्त मेरे पति नजर मुझ पर टिकी हुई थी। मैंने आपको लाख मना किया कि आप ये शादी ना करें, लेकिन आप लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि मेरी एक ना सुनी। और इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। हमारे साथ साथ और भी कई लड़कियां यहाँ पर पड़ी हुई है। अब आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो इन लोगों को पता चल जाएगा और हमारे लिए बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले पुलिस के पास जाकर उन्हें यह सब कुछ बता दीजिए। सुप्रिया मेरी बेटी को साथ लेकर वहाँ से निकल चुकी थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर में जान ही नहीं बची है। किसी तरह खुद को घसीटते हुए मैं पुलिस थाने पहुँची और पुलिस को सारी कहानी बताएं। पुलिस वाले पहले तो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन बहुत मिन्नतों के बाद वह मेरे साथ उस जगह पर चलने को तैयार हुए और थोड़ी छानबीन के बाद वह लोग पकड़े गए। उनका नेटवर्क बहुत ही बड़ा था और बहुत बड़े स्तर पर ये लोग लड़कियों से भीख मंगवाने का काम करते थे। बहुत सारी लड़कियां थी जो इस गंदगी से छूट चुकी थी। मैंने अपनी दोनों बेटियों को दिलासा दिया और उनको अपने साथ घर वापस ले आई। तब मुझे एहसास हो रहा था कि मैं बदले की आग में इतनी अंधी हो चुकी थी कि सुप्रिया के साथ साथ मैंने अपनी सगी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अगर मुझे अपना गुस्सा निकालना ही था तो वह अनिल और रागिनी पर निकालना चाहिए था। इसमें सुप्रिया का क्या कसूर था, वो बेकसूर थी। वो तो हर वक्त मुझे मम्मी मम्मी कहती और मेरे आगे पीछे घूमती रहती, मेरी मार खाती और घर का सारा भी काम करती थी। भगवान ने मुझे उसकी सजा दे दी। अब मेरी दोनों बेटियां मेरे पास है और आज मैंने पहली बार सुप्रिया को एक माह बाद कर गले लगाया। आशा है आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी इसी तरह की इमोशन व अन्य शिक्षाप्रद कहानियाँ मिलती रहे। धन्यवाद।